To me, I think it's over. मैं समझता हूं कि अब ये मामला खत्म हो चुका। वो बीमार जहन के लोग हैं, उनकी क़यादत भी बीमार जहन के लोगों के हाथ में है। अगर उनके पास जौहरी हथियार होता तो वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करते। मेरी नज़र में ये मामला खत्म हो चुका है। मैं अपने मुज़ाकरातकारों से बात करूंगा, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे डील करना सिर्फ वक्त ज़ाया करने के बराबर है। हम एक मुआहिदा करते हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि कोई जौहरी हथियार नहीं होगा, लेकिन वो बाहर जाकर मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं हमने तो इस बारे में कभी बात ही नहीं की। वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, हालांकि शायद उनके पास ऐसा होने की अपनी वजूहात हो। इसीलिए हमने गुज़श्ता रात उन पर बहुत सख्त हमला किया। मुमकिन है आज रात भी हम उन पर दोबारा सख्त हमला करें। मैं उन्हें थोड़ी सी पेशगी वार्निंग दे रहा हूं, हम आज रात उन पर भरपूर हमला करेंगे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं ईरान और अमेरिका के मामले की। दोबारा से दुनिया जंग के दहाने के ऊपर खड़ी है और लुढ़क सकती है एक बड़ी जंग के अंदर। ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, अभी ताज़ा तरीन मैं बयान देख रहा हूँ कि अगर खरग आइलैंड पे अमेरिका ने दाखिल होने की कोशिश की तो एक भी अमेरिकी फ़ौजी ज़िंदा बच के नहीं जाएगा। ये बयान दिया है इब्राहिम रज़ई ने, जो स्पोक्समैन है ईरानी पार्लियामेंट की फ़ॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के। इसके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो ईरान और अमेरिका के डायलॉग में पेश रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने 4 खिलाफ वर्जियाँ की हैं और हम भी मुआहदे को इन्फोर्स होता हुआ नहीं देख रहे। अब जो रद्दअमल आया है उस मामले का आगाज़ हुआ जब ईरान ने 3 जहाज़ों के ऊपर हमला किया। कहा कि आबराए हुर्मुज़ से गुजरने की जो कवायद हमने वज़ा की हैं उसकी आपने खिलाफ वर्जी की। उसके बाद अमेरिका ने 80 के करीब हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनवाया। ईरान का रद्दअमल आपको दिया। जो कतर की तरफ से एक बयान आया है उसके अंदर ईरान को कंडेम किया गया कि उसने बहरीन और कुवैत के ऊपर हमले किए हैं। कतर वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ मेज़बानी करते हुए ईरान और अमेरिका के डायलॉग को फैसिलिटेट किया। जो ईरान के मुंजमद असासे हैं उनको रिलीज़ करने की ज़िम्मेदारी भी कतर के पास है। जो $300 बिलियन की डेवलपमेंट करनी है ईरान के अंदर, अगर जंगबंदी होती है और अमन कायम होता है तो वो भी कतर के ज़रिए होनी है। उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कंडेम कर रहे हैं। फिर कुवैत की तरफ से कंडमनेशन आई हैं, बहरीन की तरफ से कंडमनेशंस आई हैं, ओमान की तरफ से कंडमनेशन आई हैं, नेटो की तरफ से कंडमनेशन आई हैं। तो ईरान एक रिस्क ले रहा है बड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए हैं वो उसने तुर्की में बैठ के दिए हैं, जहाँ पर एक बड़े अहम दौरे पर वो मौजूद हैं। हम इस प्रोग्राम में डॉक्टर तलत शबीर जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट है फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। इदरीस अली सहाफ़ियाँ वाशिंगटन से और रॉयटर्स की नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पेंटागन को कवर करते हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और हम अब आपको फ़िलहाल डॉक्टर इसिक के पास लिए चलते हैं जो मिडल ईस्ट की एक्सपर्ट है और अंकारा में मौजूद हैं। डॉक्टर इसिक, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Just wanted to get a quick readout from you about what Donald Trump said in Turkey, because it's reverberating across the globe. He is practically cut off all engagement with Iran, and he's threatening to attack Iran in a big way. What's your reading of it? I think my reading would be definitely there are many repercussions of this statement everywhere. And as a person who live and teach at Middle East Technical University in Ankara, we really felt the presence with the helicopters and police and everywhere. And the statement was kind of not so surprising as the recent attacks on last night to Gulf countries by Iran. And I think U.S. may not be so doing so bad in keeping that low intensity conflict there. I'm not very sure if it really goes all the way, up to, to a full-scale war. But of course, this is my interpretation. But more interestingly, I think in terms of Turkey and Turkey's balancer role in the region with the development regarding Ukraine, and how U.S. distance or NATO distance itself, Mr. Trump said, they are fully supporting Ukraine, and they give the supplies to make them their own missiles, and he'll pass it through the Congress, and they give. This is really met with in Ankara as
Ankara as well as the U.S. was more of they were trying to balance the role of Russia and Ukraine. And in his previous visit to Washington, Mr. Trump was used very belittling comments on the Ukrainian President Zelensky. That's very interesting. But let me just take your comment about Iran and US to our other analysts. But thank you very much for being with us. डॉक्टर साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा. वो मोहतरमा फरमा रही हैं कि शायद बयान तो बड़ा अहम है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसके बाद कोई बड़ी जंग शुरू ना हो. लेकिन अभी तक जो बयानात आए हैं वो तो बड़े सख्त बयानात हैं. जी बहुत शुक्रिया तलत साहब. जो देखिए इस जंग के बारे में जब ये जंग बंदी हुई उस वक्त से अभी तक बहुत सारे एनालिस्ट जो है इसकी जो पीस के प्रोस्पेक्ट थे उस पे अनसर्टन थे. और ये जिस तरह की इम्पल्सिव स्टेटमेंट्स अमेरिका से आती थी, फिर उसी तरह की कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स ईरान से आती थी, तो ये खदशा था कि ये जो पीस डील है या जो पीस का अरेंजमेंट किया जा रहा है ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा. और ये जो एतमाद की फ़िज़ा कायम करने के लिए जो वक्त दरकार है वो काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार, इतना जल्दी मुमकिन शायद ना हो सके. लेकिन फिर भी जब जनीवा में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ तो एक उम्मीद उभरी कि शायद हम जल्दी इस खित्ते में पीस देख सकेंगे. लेकिन यह है कि वो चंद दिनों के ही उस दिनों के वक्फे से ही ये ऐसा हो चुका है. देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर तो ये है कि हमें जनीवा की बिफोर वी गेट इनटू फैक्टर डॉक्टर साहब लेट मी गो टू इदरीस ऑन दिस. लेट मी गो टू इदरीस क्योंकि आपने दो तीन बातें बड़ी अहम कही हैं. इदरीस, ये अभी डोनाल्ड ट्रंप की मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं जिसमें उसने कहा है कि जो कुछ भी होना है उसने होना है और बड़ी जल्दी होना है. आप की बीट है पेंटागन और ज़ाहिर है पेंटागन पूरे तरीके से मोटिवेट होगा और डिप्लॉय होगा तो जो कुछ होगा जिसका वो थ्रेटन कर रहे हैं. तो ये सेंटेंस को आप कैसे रीड करते हैं कि जो भी कुछ होना है वो बड़ी जल्दी होना है और हम आज रात को हमला भी कर सकते हैं. व्हेन यू रीड ऑल ऑफ दिस क्या तस्वीर बनती है? लेकिन तस्वीर और जो माहौल वाशिंगटन में ना और मेरे सोर्सेज पेंटागन और दूसरी बिल्डिंग्स में जो बड़ा कन्फ्यूजन का है, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, उससे कोई चंद घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दी, चंद घंटे बाद शायद एक और स्टेटमेंट दे दें. तो मेरे ख्याल से बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल है क्योंकि एक स्ट्रैटेजी नहीं आर्टिकुलेट कर पा ले प्रेसिडेंट ट्रंप के. देखिए आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक कर लेंगे, बिल्कुल यूएस मिलिट्री स्ट्राइक कर सकती है, काफ़ी पावरफुली स्ट्राइक कर सकती है. खार्ग आइलैंड हो गया, उनकी वाटर फैसिलिटीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि स्ट्राइक कर सकते हैं. तो कोई डाउट नहीं है कि यूएस मिलिट्री एक बहुत पावरफुल स्ट्राइक कर सकता है. मगर ये क्वेश्चन अभी रहता है कि क्यों, क्या इससे क्या सक्सेस होगा, क्या अचीव होगा. और ये एक क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद खुद भी जवाब नहीं पता हो, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं, थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है. मगर ये ओवर आर्चिंग क्वेश्चन ये हमें नहीं पता चली और मेरे सोर्सेज को भी अभी तक नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रंप का फोकस क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है. क्योंकि देखिए सीज फायर के तौर पे ऑयल फ्लो हो रहा था, अमन हो गई थी कुछ हद तक, और अब अगर स्ट्राइक्स वापस शुरू हो गई तो मेरे ख्याल से अभी तक ये किसी को पता नहीं है कि क्यों करेंगे ये और क्या अचीव हो सकता है. ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया. मैं एक और भी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की देख रहा हूँ जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब भी इसका तजिया करें, बट आई वुड वांट योर रिस्पांस ऑन दिस, कि आपसे आखिरी महीने में जब हमने बात की तो आपने बताया था कि ईरानी जो हैं वो तो बड़े मंतकी लोग हैं. तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा था जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो बड़े मंतकी हैं, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 जो हैं वो मंतकी नहीं है, जो कि एक पेंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है कि निज़ाम के अंदर जो शख्सियात हैं वो शायद उनके ख्याल के मुताबिक सारी डील को दरम बरम कर रहे हैं. तो ये जो असैसिनेशन के अटैम्प्ट्स, कामयाब अटैम्प्ट्स उन्होंने लास्ट टाइम भी किए थे इसराइल और अमेरिका ने मिल के, शायद उस तरफ भी इशारा हो सकता है. नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से उसी तरफ ही इशारा हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के देखें ये जो टैक्टिकल कहे जाते हैं ना, ये जो टारगेट्स होते हैं, जैसे अगर ब्रिज हो, मिलिट्री फैसिलिटी हो, वो तो कोई तादाद में है ईरान के पास और वो मतलब महीने साल लग सकते हैं. मगर ये जो लीडरशिप होती है ना, वो जो जैसे कहते कट द स्नेक का हेड ऑफ द स्नेक, वो मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजी एक फोकस में आ रही है कि अगर और लीडरशिप को मारें तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में कि शायद सिचुएशन चेंज जाए. मैं एक कॉशन दूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये भी पता है कि अगर चले
इस लीडरशिप को मार दिया, ये क्वेश्चन अभी तक है कि उनके बाद कौन आएगा। उनके बाद आएगा IRGC के और जनरल्स जो शायद और भी एंटी अमेरिकन और प्रोलॉन्गिंग वॉर के फोकस में हो या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये अभी तक एक क्वेश्चन है US मिलिट्री में, US इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, कि अगर ईरानी लीडरशिप को मार दिया, नेक्स्ट कौन आएगा। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ, ज़रा ईरान की स्ट्रेटजी पर भी हमें फोकस करना चाहिए। जब पहले जंग हुई तो उस वक्त जो क्लियर एग्रेशन था वो अमेरिका और इसराइल की तरफ था, और उसके ऊपर दुनिया के अंदर अक्रॉस द बोर्ड कंडेमनेशंस भी हुई। लेकिन अब बतदरीज जब अमन की फ़िज़ा बनी और उसके बाद अब आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जब हमले हुए तो फिर अमेरिका ने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो आपको लगता है कि ये हाई स्टेक्स की गेम है? ईरान इस स्ट्रेटजी से क्या हासिल करना चाहता है? देखिए जी, मेरी जो राय है उसमें यह है कि ईरान शायद ऐसा तासर नहीं देना चाहता कि वो किसी भी ऐसी मूव की इजाज़त दे दे हरमुज़ में, या कोई ऐसी चीज़ कर दे जिससे उसकी वीकनेस शो हो। मेरा ख्याल में ईरान जो है इस वक्त ऐसी पोजीशन में रहना चाहता है कि वो ये बताए कि जो पहले जंग हुई उसका फाते तो शायद हम किसी को डिक्लेयर ना करें, लेकिन यह है कि उनका पल्ला भारी रहा और उनकी जो जंग उनके एडवांटेज पे रुकी या सीज फायर उनके एडवांटेज पे शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल में ईरान जो है दो अभी इस वक्त उनकी जो उनका भी कंडक्ट है इस वक्त वो भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो गया कि आप क्यों ऐसे इनिशिएट कर रहे हैं जब आपकी टीमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है ना बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और क्या ये मामला भी बातचीत से हल नहीं हो पा रहे आपसे कि आप फौरन जो है ना वो अटैक को रिजॉर्ट कर, और फिर ये है कि उसकी रिएक्शन में अमेरिका अटैक कर रहा है। लेकिन यह है कि अभी देखिए ईरान का एक और मामला भी है जो उधर प्रेसिडेंट ट्रंप का भी इशू है कि देयर इज अ पब्लिक सेंटिमेंट आल्सो जिसको साथ लेके चलने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ईरानियन ने, आपने देखा होगा कि जब भी मुज़ाकरात किए तो उन्होंने एक ऐसा डिस्प्ले किया अपना जो उनके जो ऑरा था जिसमें उन्होंने बताया जी कि हम हर्ट हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे सुप्रीम लीडर शहीद हुए, तो वो उन्होंने एक तासर देना था। तो मेरे ख्याल में ये जो डोमेस्टिक परसेप्शन है उसको भी मैनेजमेंट कंपल्शंस है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। टुवर्ड्स द एंड अगर इसी नुक्ते को लेकर मैं इदरीस आपके पास आऊं, मैं एक और रिपोर्ट देख रहा हूं जिसके अंदर बताया गया कि 8 ईरानी मिलिट्री के नुमाइंदगान जो हैं वो कल जो सदर्न ईरान में हमले हुए हैं उसके अंदर मारे गए हैं, और ईरानियंस कह रहे हैं कि उनकी तस्वीरें जारी की हैं, नाम नीचे लिखे हैं कि हमने अब इनका बदला लेना है। सो इन अ वे ऑलरेडी नया ब्लड जो है वो अब फ्यूल कर सकता है सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो ये होता जो इश्यूज हैं, जो पाउडर कह गए, वो बिल्कुल है इन प्लेस के अगर चाहे ईरान या यूनाइटेड स्टेट्स। आई हैव टू लीव इट देयर, आई एम सॉरी इदरीस, बट पाउडर कैग है, मौजूद है।